हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे 15 एमसीक्यूज दैट विल बी रिलेटेड टू साइंस। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। एग्जांपल, आपकी पीएसटीएटी की क्लास होती है 2:30 बजे, करंट अफेयर्स इश्यूज स्पेशली फॉर पीसीएस एट 3 PM। पंजाब एक्सरसाइज क्लास आपकी लगती है 6:15 बजे। ऐसे ही जो अभी हम कर रहे हैं दैट इज 15 एमसीक्यू रिविजन फॉर पीसीएस, दैट इज एट 9 PM। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे 15 एमसीक्यूज दैट विल बी रिलेटेड टू साइंस। ज्यादातर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे दैट विल बी रिलेटेड विद बायोलॉजी, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया इन ए किडनी, बी लिवर, सी स्प्लीन और इज इट डी रेक्टम। अब देखिए, जो भी हम अमीनो एसिड्स लेते हैं, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स, वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू यूरिया। अब ये पूछा है कि कहां पर ब्रेक डाउन होते हैं। So let's see the answer. आंसर आपका बन जाता है दैट इज बी, लिवर में जाके यहाँ पर आपकी जो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू यूरिया। सो यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, the nitrogenous wastes are mostly the waste products from metabolic reactions, जिसमें anabolism और catabolism देखने को मिला है। In the liver, deamination or the breakdown of excess amino acids produces urea. सो लिवर में कहां पर लिवर में होता है आपका एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू यूरिया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीथ ऑफ द चाइल्ड, जो भी चाइल्ड 3 to 4 इयर्स के बीच में होता है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिल्क टीथ। मिल्क टीथ का कौन सा पार्ट नहीं होता है? सो ए है इंसिजर्स, बी है कैनाइन्स, सी है मोलर्स और आपका डी है प्री मोलर्स। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर टीथ की बात करते हैं जिनको मिल्क टीथ कहा जाता है, तो आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन सा ऐसा टीथ है, टूथ है, जो आपको मिल्क टीथ में नहीं देखने को मिलता है। सो लेट्स सी द आंसर। सिंपल सा आंसर है दैट इज मोलर्स। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर टीथ की बात करते हैं, सो आपको मोलर्स सबसे पीछे देखने को मिलते हैं। सो मिल्क टीथ में मोलर्स नहीं होते, बाकी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, इंसिजर्स, कैनाइन्स एंड प्रीमोलर्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following pigment causes eye color of the person? अब देखिए, जो भी आपकी कलर ऑफ द आई होता है, चाहे फिर वो ब्राउन है, ब्लू है, ब्लैक है, वो कौन सा पार्ट सिग्निफाई करता है? सो लेट्स ऑप्शंस। ए है कॉर्निया, बी है कोरोइड, सी है आइरिस और इज इट डी दैट इज विट्रस बॉडी। सो लेट्स सी द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। सो कलर किसकी वजह से होता है? आइरिस की वजह से होता है, इसलिए ऑप्शन क्या बन जाता है आपका? सी। सो आप देख सकते हैं, अगर हम आइरिस की बात करते हैं, ये क्या है? इट इज द कलर्ड रिंग ऑफ मसल दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। सो ये कलर्ड पार्ट होता है आपकी आंखों का, और ये कंट्रोल क्या करता है? प्यूपिल को कंट्रोल करता है। सो प्यूपिल क्या करता है? कितनी लाइट अंदर जाएगी वो उसको अकोमोडेट करता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच पार्ट ऑफ द क्विनीन प्लांट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द ड्रग ऑफ मलेरिया? अब देखिए, जो भी ड्रग्स अवेलेबल हैं आपके मलेरिया के लिए, मेडिसिन अवेलेबल हैं, वो सारे क्विनीन प्लांट से होते हैं। अब उनसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्विनीन का कौन से पार्ट, प्लांट है उसके कौन से पार्ट से हम मलेरिया की ड्रग बनाते हैं? सो लेट्स सी द ऑप्शंस। आपके पास है दैट इज लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड स्टेम bark। अब अगेन देखिए, फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर हम क्विनीन की बात करते हैं तो वो आपको कहां से मिलता है? स्टेम bark से मिलता है। सो ऑप्शन क्या हो जाती है? दैट इज डी, राइट? सो आप देख सकते हैं, इन 1820 क्विनीन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द bark। सो स्टेम की जो बार्क है वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है बाय जोसेफ पेलेटियर एंड जोसेफ केवेंटो। So they purified quinine and then replaced the bark as a standard treatment for malaria. So malaria को treat करने के लिए हम actually में क्या use करते हैं? Quinine plant की bark, right? Tree bark. Okay, let's move to another question. Question number 5. Question number 5 है, which of the following diseases occur when the replacement of breastfeeding by less nutritive food, low in proteins and calories, infants below the age of 1 year? अब देखिए, ऐसी कौन सी डिजीज होती है जब जो भी माँ का दूध अगर उसको नहीं मिलता है और कोई लेस न्यूट्रिटिव पार्ट मिलता है, तो बच्चे को कौन सी बीमारी
हो जाती है, ये क्वेश्चन है। तो लेट्स सी दी ऑप्शंस। आपके पास है क्वोशिकोर, बी है मरासमस, सी है रिकेट्स और इज इट डी पेलाग्रा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हम बहुत बारी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो जब भी हम यहाँ पर एक इन्फेंट की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर क्या है, लो इन प्रोटीन, लो इन कैलोरीज, सो उसको कौन सी डिजीज होगी, दैट विल बी मरासमस। अब देखिए क्वोशिकोर और मरासमस में से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो अगर हम क्वोशिकोर की बात करते हैं, इट डेवलप्स इन चिल्ड्रन हुज डाइट्स आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन्स। अब ये जो है ये सिर्फ प्रोटीन्स में डेफिशिएंसी है, कौन सी, क्वोशिकोर। लेकिन अगर मैं मरासमस की बात करती हूँ तो यहाँ पर प्रोटीन्स में भी कमी है और कैलोरीज इनटेक भी कम हो रहा है। तो मरासमस में आपको बच्चा कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्वोशिकोर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोटीन का इंटेक कम है, तो इस बच्चे को क्या होता है, अडीमा। अडीमा का मतलब क्या है, वाटर स्टोरेज हो जाती है इन दी लिवर, जिसकी वजह से आपको जो अब्डोमेन एरिया है वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग, फूला हुआ, इन्फ्लेमेट होता हुआ दिखेगा। तो दिस इज क्वोशिकोर एंड दिस इज मरासमस। मरासमस किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्वोशिकोर की बात करते हैं तो दे आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपेंस व्हेन द एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सट्रीमली डेंजरस एंड कैन किल अ पेशेंट। क्या होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड आप इनहेल करते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ए द कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इट forms with hemoglobin can actually clot the blood resulting in circulatory failure। जो आपकी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है reduces the ability of blood to transport oxygen by rupturing a vast majority of erythrocytes। C, carboxy hemoglobin is stable compound and thus deprives blood of its ability to transport oxygen। Or is it D, carboxy hemoglobin greatly modifies the structure of hemoglobin, thus making it lose its affinity for oxygen। अब देखिए जब भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड की इनहेलेशन करते हैं, ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर लेता है जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो हीमोग्लोबिन है वो आपका ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है एंड दैट इज फेटल टू योर हेल्थ, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाता है, दैट इज सी। क्यों, क्योंकि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो एक स्टेबल कंपाउंड है, राइट। स्टेबिलिटी की वजह से ही आपको यहाँ पर एक कंपाउंड देखने को मिलता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ वो कम हो जाती है। सो आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन और ये क्या है, इट इज अ स्टेबल कंपाउंड। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ मिला लेता है और फिर क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ वो कोलैबोरेशन नहीं कर पाता, that is fatal to your health। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following statements is related with the sulfur shower। A, discharge of large quantities of crocus, that is yellow kesar, pollen grains into the air। B, discharge of large quantities of pinus pollen grains into the air forming yellowish clouds। C, the release of a large amount of sulfur particles into the air from the factories processing the sulfur। D, release of large amount of sulfur particles into the air near the sulfur mines। अब देखिए सल्फर शावर, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। सल्फर शावर कब बोला जाता है, जब भी आपके जो पाइनस पॉलन ग्रेन्स हैं वो आपको एयर में मिक्स होते हुए दिखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो आपके क्लाउड्स हैं वो येलो क्लाउड्स फॉर्म हो चुके हैं, उसको कहा जाता है सल्फर शावर। सो आंसर क्या बन जाता है आपका, दैट इज बी। सो देयर इज डिस्चार्ज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पाइनस पॉलन ग्रेन्स इनटू द एयर फॉर्मिंग येलोइश क्लाउड्स। सो आप देख सकते हैं winged pollen grains in pinus produced in large quantity and are released into the air forming sulfur shower। so आप यहां पर देख सकते हैं this is sulfur shower। so जो भी pinus trees आपको देखने को मिलते हैं वहां पर आपको ये फिनोमेना देखने को मिलता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, in the given item consist of two statements, जिसमें आपको assertion reason देखने को मिला है। So assertion आपको दिया हुआ है saturated fats are more reactive as compared to the unsaturated fats। Reason है molecules of unsaturated fats have double bonds। So आपको बताना है कौन सी statements correct हैं। Assertion, so select your answer। A, both A and R are true and R is the correct explanation of A। B आपके पास option है that is both A and R are true but R is not the correct explanation of A। C है A is true but R is false, or is it D, A is false but R is
ट्रू। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। अगर हम सैचुरेटेड की बात करते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें आपको कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, सो जिन कार्बन में आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, उनको कहा जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, ज्यादा कौन रिएक्टिव होता है, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, तो वहां पर आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा और ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो पहला जो असर्शन है वो तो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने बोला है सैचुरेटेड फैट्स आर मोर स्टेबल। सो ये क्या है, ये दिस बिकम्स रॉन्ग, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स। अब देखिए अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स हैव डबल बॉन्ड्स, दैट इज ट्रू। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन क्या बन जाता है, दैट इज डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। डन। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, तो ये क्या है, लेस रिएक्टिव। लेकिन अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि उनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर? ए थैलेमस ग्लैंड, बी अड्रीनल ग्लैंड, सी थायराइड ग्लैंड, और इज इट डी पैंक्रियाज ग्लैंड? अब देखिए कौन सा ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है, आप ये इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। सो कौन सा ग्लैंड है, दैट इज अड्रीनल ग्लैंड। सो ऑप्शन क्या बन जाती है, दैट इज बी। अब देखिए अगर हम यहाँ पर अड्रीनल ग्लैंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको दो हार्मोन्स सिक्रीट होते हुए दिखते हैं। एक हार्मोन है आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स बोला जाता है, और बोला जाता है एड्रीनल मेडुला। अगर हम एड्रीनल मेडुला की बात करते हैं, तो ये कंट्रोल करता है आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें याद होनी चाहिए। सो एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रेनालिन आपको सिक्रीट करता है। तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल या फिर हार्ट रेट को कौन कंट्रोल करता है, दैट इज दिस ग्लैंड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल्स फॉर्म्ड? लिम्फोसाइट सेल्स किस में फॉर्म होते हैं? ए आपके पास लिवर, बी बोन मैरो, सी पैंक्रियाज, और इज इट डी स्प्लीन? अब देखिए अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, ये क्या किस में बेनिफिट करते हैं, ये इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी में हेल्प करते हैं। सो अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, ये कहाँ पर आपको फॉर्म होते हुए देखते हैं, दैट इज इन दी बोन मैरो। सो ऑप्शन क्या बन जाती है, दैट इज बोन मैरो। सो आप देख सकते हैं जो बोन मैरो है, लिम्फोसाइट्स डेवलप इन दी थाइमस एंड दी बोन मैरो। कौन सा, थाइमस एंड दी बोन मैरो, व्हिच आर therefore called the central lymphoid organs। इनको क्या बोला जाता है, सेंट्रल lymphoid organs। ठीक है। सो बोन मैरो क्या है, इट इज अ टिश्यू दैट इज फाउंड इन स्पॉन्जी और कैंसरलेस पोर्शंस ऑफ द बोन्स। इट इज सेमी सॉलिड टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्या है, आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपसे बोन मैरो के बारे में पूछा जाता है। सो बोन मैरो क्या है, सेमी सॉलिड टिश्यू है। नेक्स्ट, बोन मैरो इज कंटेनिंग मैरो एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है यहाँ पर, एडिपोज टिश्यू होता है, एंड सपोर्टिव सेल्स। In mammals and birds, it is the primary site of new blood cell production. So यहाँ पर न्यू ब्लड सेल्स आपके बनते हैं। अगर हम इनके कलर्स में सिग्निफाई करते हैं इनको, तो येलो और रेड मैरो आपको देखने को मिलता है इन दी ह्यूमन मैरो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following is one of the functions of antigen? A. Lowers the body temperature. B. Destroys harmful bacteria. C. Triggers the immune system. और इज डी यूज्ड एज एन एंटीडोट टू पॉइजन? अब देखिए यहाँ पर हम एंटीजन और एंटीबॉडी की अगर डिफरेंस की बात करते हैं, एंटीजन क्या होता है, एनीथिंग दैट इज फॉरेन टू योर बॉडी। सो एंटीजन जैसे ही हमारी बॉडी में आता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या फॉर्म करती है, एंटीबॉडीज फॉर्म करती है। इसलिए आपके पास ऑप्शन क्या बन जाता है, इट ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम। सो आंसर बिकम्स सी। राइट। सो आप देख सकते हैं एंटीजन क्या है, इट इज अ प्रोटीन और अ फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम। सो इट ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो हमारी बॉडी क्या ट्रिगर करती है, इम्यून सिस्टम ट्रिगर करती है। एंटीबॉडीज कब बनती है, जो प्रोटीन्स हैं दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द एंटीजेंस। सो वाई शेप्ड जो भी आपको देखने को मिलता है, दैट इज एंटीबॉडीज। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपको एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देखने को मिलेगा? ए कंबशन, बी रेस्पिरेशन, सी फर्मेंटेशन और इज द डी फोटोसिंथेसिस। अब देखिए यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। एवोल्यूशन क्या होती है? ऑक्सीजन की एवोल्यूशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो इनहेल की जाती है बाय दी प्लांट्स। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाता है? दैट इज डी। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको फोटोसिंथेसिस पता है तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फिर एक्सहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ए है डाइजेशन, इंजेशन, assimilation, egestion and absorption. B है ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. C है egestion, absorption, digestion, assimilation and ingestion. और is it D, assimilation, absorption, ingestion, digestion and egestion. देखिए अगेन, अगर आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है, आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले हम फूड को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं। देखिए आई और ई से, ई का मतलब क्या है? एग्जिट कर गया। आई का यहाँ पर क्या मतलब है? इनटेक ऑफ फूड। तो सबसे पहले क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इनटेक होगा। यहाँ से, यहीं से आपका ऑप्शन क्लियर हो जाता है, आंसर क्या बनेगा? बी। इंजेशन के बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? 90% ऑफ द अब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। सो अब्जॉर्प्शन होगी। असिमिलेशन का मतलब क्या है? अब जो अब्जॉर्प्शन हो चुकी है वो हमारी बॉडी में सारा फूड फैलेगा, असिमिलेट होगा। ऐसे ही जो भी हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वो हम क्या कर देंगे? ईजेशन। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन क्या बन जाती है? दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दी स्टमक। फर्स्ट है इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव। सेकंड स्टेटमेंट है किल्स बैक्टीरिया व्हिच में एंटर इन द स्टमक फूड। आपको बताना है कौन सी करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, और इज इट डी, नीदर वन नॉर टू। अब देखिए यहाँ HCl की बात करी जा रही है, इन योर स्टमक, दैट इज प्रेजेंट इन योर स्टमक। HCl क्या क्या करता है? अगेन 10th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। HCl की आपसे फंक्शनिंग पूछी है। अगर हम आंसर की बात करते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। देखिए ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है, एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करते ही आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि क्या सिक्रीट करना है? पेप्सिन सिक्रीट करना है। तो ये क्या है? इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव। क्योंकि जब तक आपको यहाँ पर एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा, तब तक जो पेप्सिन एंजाइम है वो इफेक्टिव नहीं होगा। प्लस यहाँ पर HCl क्या करता है? जो भी आप फूड खाते हैं, उस फूड में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको किल करता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन ना हो, राइट। सो ऑप्शन क्या बन जाती है? दैट इज सी। So you can see here it provides acidic nature. Second, it activates the enzyme pepsin. Third है it kills the germs that may have entered into our stomach with the food. Done. Okay. Last question for the day. Question number 15. Question number 15 है complete digestion of food occurs in. कहाँ पर complete digestion occur करती है? A. Stomach. B. Small intestine. C. Pancreas. और is it D. Large intestine. अब देखिए अगर कंप्लीट डाइजेशन की बात करते हैं, सो डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होती है? दैट इज इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए ऑप्शन क्या बन जाती है? दैट इज बी। सिंपल सा क्वेश्चन था। जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो लास्ट 3 क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। डन। सो दिस वाज इट, आपकी 15 क्वेश्चंस थे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।